हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन के बारे में आज हम नॉलेज अर्जित करने वाले हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और जो भी उनसे रिलेटेड तथ्य हैं उनको आज हम सामने रखेंगे आपके, और आप भी अच्छे से उनके बारे में जान पाएंगे। जिनके बारे में हम जानने वाले हैं, द लेजेंड भगत सिंह। ठीक है, आज हम भगत सिंह जी के बारे में जानने वाले हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, बात कर लेते हैं कि उनका जन्म जो हुआ था वो 1907 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1907 ईस्वी में भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर? एक लायपुर जिला है, और उस लायपुर जिले में एक गांव पड़ता है, बंगा नामक गांव पड़ता है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम जो है, उनके पिता का नाम था किशन, और उनकी माता का नाम है विद्यावती। उनके पिता का नाम किशन और उनकी माता का नाम विद्यावती। जो उनके पिता किशन और उनके चाचा रंजीत सिंह और स्वर्ण सिंह, वो तीनों ही एक क्रांतिकारी थे। मतलब उन्होंने देश की आजादी के लिए भाग लिए, कई क्रांतिकारी हिस्सों में भाग लिए। ठीक है। अब जो भगत सिंह जी थे, उनकी दादी ने उनका नाम क्या रखा था? बांगा सिंह। ठीक है। बांगा का मतलब यह था कि जो भाग्यशाली होता है। ठीक है, मतलब भाग्य, अच्छा भाग्य वाला। तो उनकी दादी का मानना था कि जो भगत सिंह जी थे बहुत अच्छे भाग्य वाले इंसान थे, उनका भाग्य बहुत अच्छा था। अब 1907 में जब उनका जन्म हुआ, तो 1907 में एक घटना भी हुई थी, आपको याद आ रहा हो तो। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, और वहां पर कांग्रेस का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था, है ना। 1907 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था सूरत में, और सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और किसमें? गरम दल में। ठीक है, यहीं से बटे थे। अब 1907 में जब इनका जन्म हुआ, फिर इनको पढ़ाई के लिए लाहौर भेज दिया गया। ये डीएवी कॉलेज में इन्होंने लाहौर में पढ़ाई करने लग गए। अब पढ़ाई के साथ साथ इनके अंदर एक, क्योंकि खून किनका दौड़ रहा था? किशन सिंह और इनके चाचा जो थे स्वर्ण सिंह और रंजीत सिंह, उनसे ये प्रेरित थे, अपने घर से ही ये प्रेरित थे, क्योंकि घर पे एक क्रांतिकारी लोगों के बीच ये जन्मे थे। तो देश के प्रति इनके अंदर, पढ़ते वक्त भी इनके अंदर जो मन में भावना थी, वो तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने की थी, मतलब भारत से भगाने की थी। अब जब ये वहां पढ़ रहे थे डीएवी स्कूल में लाहौर में, तो आप सभी जानते हैं कि 1919 में जो एक जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना हुई थी, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई, उस घटना को देखकर ये बहुत ही, मतलब चिंतित हो गए कि हाँ यार, हमारे देश में ये क्या चल रहा है। इन्होंने पढ़ाई वढ़ाई तभी छोड़ दी। 1900 मतलब 7 में और 1919 में कितना फर्क हुआ? 12 वर्ष का केवल, है ना। तो 12 वर्ष की उम्र में ये देश के बारे में सोचने लग गए कि हाँ यार, मेरे को अब देश के बारे में कुछ करना चाहिए। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो किसने? जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी वहां पे, और निहत्थे लोगों को मार दिया गया। तो इन्होंने प्लानिंग बनाई कि मुझे जनरल डायर को मारना है, कैसे भी करके, है ना। तो जनरल डायर को मारने की इन्होंने प्लानिंग बनाई। अब जनरल डायर को ये मारने के लिए, जनरल डायर को मारने के लिए इन्होंने प्लानिंग बनाई, लेकिन कारणवश मार नहीं पाए। फिर ये गांधी जी के संपर्क में थे, उस टाइम पे गांधी जी को मानते थे। जब उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जब 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, तो ये उसके बहुत ही समर्थक थे, क्योंकि ये भी बहुत दुखी हुए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जब ये बहुत दुखी हुए तो गांधी जी को ये भी सपोर्ट करते थे उस टाइम तक, आगे तक भी किया, लेकिन फिर इनका रास्ता अलग हो गया था, गांधी जी का रास्ता अलग था। ये गांधी जी को सपोर्ट करते थे। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1922 में, फिर वो काकोर, मतलब 1922 में एक घटना हो गई थी, चौरी चौरा कांड। उसकी वजह से उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। जो असहयोग आंदोलन था वो चरम पर था। जब चरम पर था, लोगों को लगने लग गया था कि हाँ, अब हमें आजादी आसानी से मिल जाएगी, और लोग ज्यादा उत्साहित हो गए थे। तो चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था? कुछ ब्रिटिश पुलिस वालों को उन्हीं की जेल में जला के उन्हें जिंदा जला दिया गया था। तो इस वजह से गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। इस बात से दुखी हो गए, और कौन? भगत सिंह जी। उन्होंने बोला यार,
जब हम आजाद होने ही वाले थे या होने ही जा रहे थे, तो गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, अपना आंदोलन वापस क्यों ले लिया। तो तब से इन्होंने सोचा कि अब हमें आजादी ऐसे नहीं मिल सकती, सत्याग्रह करके या आंदोलन वगैरह करके आजादी नहीं मिलेगी, हमें हथियार उठाने ही पड़ेंगे। और इन्होंने अपना मार्ग बदल लिया और ये एक स्वतंत्रता सेनानी, गर्म दल के नेता बन गए। ठीक है। और इन्होंने पढ़ाई, मैंने बोला ना, पढ़ाई छोड़कर इन्होंने एक सभा की स्थापना की, नौजवान सभा, है ना। नौजवान सभा की जब स्थापना की, अब आप सभी जानते हैं कि एक कानून भारत आया था जिसका गठन 1927 में हुआ था, 1928 में वो भारत आया था, साइमन कमीशन। कौन? साइमन कमीशन। अब जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसका विरोध कर रहे थे कौन? पंजाब केसरी। पंजाब केसरी। तो कौन है बताओ पंजाब केसरी, किसको कहा जाता है? तो पंजाब केसरी जी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री या लाला लाजपत राय, बताइए। तो ला लाला लाजपत राय जी वहां पे क्या कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। तो विरोध करते करते जेम्स स्टोक ने उनकी लाठियां मारकर मतलब उनकी हत्या कर दी थी। अब जो भगत सिंह जी थे वो पहले से ही क्रोधित थे, इतनी सारी वो हो चुकी थी, घटनाएं हो चुकी थी, वो पहले से ही क्रोध में थे। उन्होंने बोला कि इसका तो बदला जरूर ही लेना है, स्टोक को तो जरूर ही टपकाना है। अब स्टोक को टपकाने के लिए वो पहुंचे, लेकिन उन्हें पता नहीं था, उन्होंने कभी स्टोक को देखा नहीं था। उन्हें केवल बताया गया था कि स्टोक इस टाइम तुम्हें वहां, मतलब जानकारी मिली कि स्टोक आपको वहां पे मिलेगा। वो स्टोक को टपकाने के लिए वहां पे गए, लेकिन गलती से मार दिया किसको? सैंडर्स को। 1929 में हत्या कर दी किसकी? सैंडर्स की। स्टोक तो बच गया, लेकिन हत्या कर दी गई सैंडर्स की। वो भी एक ब्रिटिश सेना में अधीक्षक अधिकारी, मतलब अच्छा अधिकारी था। तो सैंडर्स की हत्या कर दी गई। इसमें पूरा पूरा भागीदारी कौन थे? चंद्रशेखर आजाद भी थे। ठीक है। अब चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में कभी बाद में पढ़ेंगे, वो भी बहुत अच्छे क्रांतिकारी, भारत के एक लीजेंड रहे हैं वो भी। अब भगत सिंह जी ने जब हत्या कर दी सैंडर्स की, सैंडर्स की हत्या होने के बाद फिर इन्हें लगा कि यार हमारी जो बात है, उस टाइम पे ये सोशल मीडिया वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, ये सारी बातें हमारी पूरी देश में पहुंच नहीं पा रही, पूरे देश के लोगों को हमारे बारे में पता नहीं चल पा रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि असेंबली में जाके बम फोड़े। असेंबली में जाके उसमें मतलब किसी व्यक्ति की ना तो हत्या की गई ना ही कुछ, केवल इस बात को बताने के लिए असेंबली में बम फोड़े गए कि भारत, मतलब समाचार पत्रों में जितनी भी सारी चीजें हैं, पत्रकार या पत्रकारिताओं में जितनी भी चीजें हैं, पत्र हैं, उनमें हमारी बात छप सके और पूरे देश तक ये पता चल सके कि हाँ भाई, देश की आजादी के लिए कुछ व्यक्ति कदम उठा रहे हैं, और लोगों के मन में एक ज्वाला उत्पन्न हो सके। तो जब असेंबली में बम फोड़े गए, उस वक्त इनके साथ बटुकेश्वर दत्त थे। उस वक्त इनके साथ बटुकेश्वर दत्त थे। अब आप सभी जानते हैं कि जब सैंडर्स की हत्या की थी इन्होंने, तो एक सिख के लिए, ये सिख परिवार से बिलोंग करते थे, एक सिख के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, एक तो दाढ़ी होती है उसकी, बेड, और बाल होते हैं, है ना। लेकिन भगत सिंह जी ने अपने देश के लिए, देश प्रेम के लिए अपनी दाढ़ी भी पहले ये रखते थे, सैंडर्स की हत्या से पहले तक उनकी दाढ़ी और बाल हुआ करते थे, वो पग बांधते थे। लेकिन क्या हुआ कि सैंडर्स की हत्या के बचने से, मतलब सैंडर्स की हत्या से बचने के लिए उन्होंने अपनी दाढ़ी और बाल दोनों कटा दिए थे। तो ये था देश प्रेम। फिर बाद में आप सभी जानते हैं, हंसते हंसते वो देश के लिए शहीद भी हुए। अब जब इनको, मतलब इन्होंने असेंबली में बम फोड़े, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनको 2 साल की सजा सुना दी गई। और सजा के दौरान केस 300 पन्नों तक केस चला, मतलब 300 पेज का केस चला था। उसके बाद इनको डेथ की सजा सुनाई गई। और वो सजा सुनाई गई थी 24 मार्च 1931 को, मतलब 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुनाई गई कि 24 मार्च 1931 को फांसी होगी। ठीक है। अब 24 मार्च 1931 को फांसी होती, लेकिन अंग्रेज सरकार इतनी भयभीत हो गई थी, क्योंकि जेल के अंदर भी ये शांत नहीं थे। जेल के अंदर भी इन्होंने 116 दिन की भूख हड़ताल की थी,
वो इसलिए ताकि जो जेल में लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है या उनके ऊपर जो अत्याचार किए जाते हैं उसको रोकने के लिए। जेल के अंदर भी 116 दिन की भूख हड़ताल, और जेल के अंदर से ही ये ऐसे ऐसे काम करते थे कि वो समाचार पत्रों में पहले पेज पर छपती थी। ठीक है, तो जेल के अंदर भी ये शांत नहीं रहे। अब ब्रिटिश सेना को लगने लग गया कि हाँ यार, कुछ करना पड़ेगा, और उन्होंने एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा सुना दी गई। इन्हें फांसी देने का फैसला कर दिया गया। लेकिन कोई भी जो जज था वहां पे, कोई भी वहां पे जो मजिस्ट्रेट था, कोई भी वहां पे नहीं रुकना चाह रहा था जब इनकी फांसी की सजा इनको सुनाई जा रही थी, क्योंकि इनका व्यक्तित्व ही इतना अच्छा था। लेकिन एक जज हैं जिन्होंने इन्हें फांसी की सजा सुनाई थी, उनका नाम था जीसी हिल्टन। जेसी हिल्टन ने इनको फांसी की सजा सुनाई थी, और सुबह 7:30 बजे इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। और इनका मरते वक्त भी या फांसी चढ़ते वक्त भी जो नारा था वो आप सभी जानते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का था। और इसी इंकलाब जिंदाबाद के साथ ये भारत के लिए, देश के लिए, देश प्रेम के लिए अपनी हंसते हंसते क्या हो गए, मतलब फांसी का फंदा चूम कर, इनकी आखिरी इच्छा ये थी कि मुझे फांसी पे न लटकाया जाए, क्योंकि मैं तड़प के नहीं मरना चाहता। इन्होंने ब्रिटिश सेना से बोला था कि मुझे गोली मार दी जाए, मुझे फांसी नहीं दी जाए। लेकिन ब्रिटिश सेना ने इस बात को क्या कर दिया था, नकार दिया था कि नहीं, ऐसा हम ये इच्छा आपकी पूरी नहीं करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व हम आजकल हम क्या कर रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अपना रहे हैं, ऐसे लोगों को अपना आदर्श बना रहे हैं। सभी को नहीं कह रहा हूं मैं, हम ज्यादातर आज के जो युवा हैं, आज की जो पीढ़ी है, वो ऐसे लोगों को आदर्श बनाती चली जा रही है। और उन लोगों को भूले बैठी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की, अपनी जान तक की परवाह नहीं की, अपने भविष्य के बारे में कभी सोचा ही नहीं, अपने बारे में कभी नहीं सोचा। देश के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए, आगे के लिए, ये पीढ़ी के लिए सोचा। लेकिन उनको आदर्श आजकल बहुत कम लोग मानते हैं। तो ऐसे लोगों को आदर्श बनाइए अपना, जो हंसते हंसते आपके लिए कुर्बान हो गए। अगर आपको भगत सिंह जी के बारे में ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर करना।